कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान से 321 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान पहुंचा नई दिल्ली। इनमें उत्तर प्रदेश के 53 लोग शामिल। आयुष्मान योजना में छूटे लाभार्थियों को प्रदेश में मिलेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ। मेलों के माध्यम से बनाए जाएंगे गोल्डन कार्ड, मिलेगी 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकले हिंदूवादी नेता रंजीत बच्चन की गोली मारकर कर दी गई हत्या। हत्या के कारणों का नहीं चला है पता। चौकी प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज जीती। अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 रन से हराया। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस प्रभावित चीन के वुहान से 321 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गया है। इसमें भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी और 7 मालदीव के नागरिक शामिल हैं। आज आने वाले विमान में कुल 227 पुरुष और 94 महिलाएं हैं। इनमें कुल 282 छात्र और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 53 और बिहार के 12 लोग भी इनमें शामिल हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी नागरिक हैं। एयर इंडिया के 2 विमानों द्वारा अब तक 645 लोग वुहान से निकाले जा चुके हैं। इससे पहले 324 भारतीय शनिवार को एयर इंडिया के पहले विमान से भारत वापस आ गए। इनमें से 104 लोगों को आईटीबीपी छावला कैंप में और 220 लोगों को मानेसर में रखा गया है। इन लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चीन की यात्रा करने वाले केरल के एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रविवार को पुष्टि हो जाने के साथ ही भारत में इस बीमारी का दूसरा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया है और उसे अस्पताल के एक अलग कमरे में रखा गया है। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है और उस पर करीबी नजर रखी जा रही है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में ही दर्ज किया गया था, जहां एक छात्र के इससे पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। भारत सरकार ने भी लोगों से इस वायरस को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वो साफ सफाई पर खास ध्यान दें। ये वायरस हमारे देश में ना फैले, उसके लिए आप पर्सनल हाइजीन ऑब्जर्व करिए। अगर आपको खांसी है तो जिसे कहते हैं कफ गुड एडिकेट ऑब्जर्व करिए। इसका मतलब क्या है कि या तो रुमाल या टिश्यू पेपर में खांसिए, अपने एल्बो में खांसिए, ताकि दूसरों को ये इन्फेक्शन ना दे। आप चाइना से आए हैं, स्पेशली वुहान से आए हैं, या सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग से आए हैं, तो आने के बाद 14 दिन प्लीज अपने होम आइसोलेशन में रहिए। अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स से ज्यादा कांटेक्ट मत करिए। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए जो चाइना या इन कंट्रीज के कांटेक्ट में आया किसी और व्यक्ति के, तो तब भी आपको अपना ये 14 दिन का आइसोलेशन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सारे हमारे जो भारत भर में डॉक्टर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, वो भी रेडियो टॉक्स दे रहे हैं, वो भी टीवी पे आके बता रहे हैं। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप लीजिए। और कोई भी आपका सवाल है तो हमारी एक हेल्पलाइन है, उस पर आप फोन कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन का नंबर नोट करिए, 011-239-78046। तो हम सब भारतवासियों को अलर्ट रहने की जरूरत है, पैनिक नहीं हमें करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के नौगढ़ में जन आरोग्य मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की आरोग्यता के लिए समाज के हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला शुरू कर रहे हैं। इन मेलों में आयुष्मान और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के कार्ड बनाए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। चिकित्सकों की योग्य टीम लोगों को जागरूक करेगी तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करेगी। इसमें कई विभागों को जोड़ा गया है और नोडल विभाग की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। इसका उद्देश्य समाज के आखिरी व्यक्ति को चिकित्सा का लाभ देना है।
आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बनने हैं, यह हर व्यक्ति अगर अपने पास बना लेगा तो जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, उन सभी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो सकती है। और इस दृष्टि से ये जितने स्वास्थ्य मेले, आरोग्य मेला लग रहे हैं, आज से प्रारंभ हो रहे हैं, हर सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड भी बनेंगे, उनके वितरण की व्यवस्था भी होगी। इसके साथ ही वहां पर मिशन इंद्रधनुष का हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से आच्छादित करने की व्यवस्था प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह उपलब्ध रहेगी। इस दृष्टि से यह देश की बहुत बड़ी स्वास्थ्य जागरूकता का एक अभियान भी है। और स्वास्थ्य जागरूकता के इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा, विभिन्न चिकित्सीय संगठनों के साथ ही जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, समाज के जागरूक और सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे समाज में कोई व्यक्ति ये न कहे कि मेरे पास बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा अब तक नहीं पहुंच पाई है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। जन के कल्याण का ये बजट नए भारत के सपने की दिशा में एक अहम कदम कहा जा रहा है। बजट में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं पर जोर है, तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कुछ है। हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा। मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार सुबह जब अपने सहयोगी मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ नए दशक के पहले आम बजट को पेश करने के लिए लाल रंग के पारंपरिक बही खाते को लेकर संसद भवन पहुंची तो लोगों की उम्मीदें चरम पर थी। वित्त मंत्री के सामने थी जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती, तो साथ में ही अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाने का दबाव। संसद में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण का पिटारा खोला तो उसमें समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ था। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि बजट का मकसद लोगों की आय और खरीद क्षमता बढ़ाने के साथ ही रोजगार, मजबूत कारोबार और महिलाओं का कल्याण है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में ही 3 बिंदुओं में बजट की थीम बता दी। This budget is woven around 3 prominent themes. One, aspirational India, in which all sections of the society seek better standards of living with access to health, education and better jobs. 2, economic development for all, indicated in the Prime Minister's exhortation of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. And 3, ours shall be a caring society that is both humane and compassionate. Antyodaya is an article of faith. इससे पहले पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। संसद में अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए संसद आने से पहले अपनी टीम के साथ वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव राजीव कुमार एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी न्यू इंडिया बनाने की बात कह चुके हैं। ये बजट उसी नए भारत के सपने की दिशा में एक कदम साबित होगा। संसद में पेश हुए आम बजट को लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि बजट के बाद देश ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर होगा।
ये बजट आम लोगों को और किसान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए वो सराहनीय हैं। बजट में आयुष्मान योजना में देश के सभी अस्पतालों को जोड़ने की जो घोषणा की गई है उससे सामाजिक सुरक्षा को बल मिलेगा। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ये बजट दूरदर्शी है और भविष्य के भारत का निर्माण करेगा। इस वर्ष का बजट जो बजट शुरुआती बजट है वास्तव में एक भविष्य की योजना बनाने का काम कर रहा है कि भविष्य के भारत के प्रति हमारी क्या अपेक्षाएं और इसमें हम किस ढंग से काम करेंगे। और आप ध्यान करें हर क्षेत्र की चिंता की है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि आम करदाताओं के लिए रिलीफ देने का काम किया है। मुझे लगता है इसकी अपेक्षा आम व्यक्ति बहुत लंबे समय से कर रहा था, तो उसकी शुरुआत जो की है एक सही ढंग से बात की। और राजकोषीय घाटे के बारे में भी जो अनुमान हमने दिया है वो एक ठीक अनुमान दिया है। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में जीडीपी के बारे में भी जिस ढंग की हमने अनुमानित वृद्धि रखी थी वैसी वृद्धि का संभावना है। तो एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक भविष्य के को ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजना को बनाते हुए इस बजट को बनाया गया है। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। पश्चिमी यूपी के लिए इस बजट में बड़ी घोषणा की गई है। क्रांतिकारियों की धरती मेरठ की मवाना तहसील के हस्तिनापुर को देश के 5 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में शामिल किया गया है। हस्तिनापुर का द्वापर युग के महाभारत काल से संबंध है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बजट में हस्तिनापुर में राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान की स्थापना करने का बजट में प्रावधान किया गया है। अब हस्तिनापुर के प्राचीन गौरव की बहाली होगी और जल्द ही एक पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित हो सकेगा। बजट पास होने से मेरठ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हस्तिनापुर के पौराणिक स्थलों सहित हस्तिनापुर को नई सौगात मिलने की घोषणा होने के बाद निश्चित रूप से हस्तिनापुर का विकास होगा। ऐसे में लोग इस बजट को पश्चिमी यूपी के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उसके ऊपर भी कहना चाहूँगा, उन्होंने युवाओं को, व्यापारियों को, यानी कि हर गरीब तबके को, क्योंकि उनका एक ही एजेंडा है कि अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है, गरीब के घर तक पहुंचना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इतना अच्छा आज बजट हमारे देश के लिए दिया है, मैं इस पूरे बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो 5 ऐतिहासिक नगरों का चयन किया गया जिनको विकसित किया जाएगा, उसमें हमारा मेरठ जिले का हस्तिनापुर नगर भी है, जो एक बहुत ही महाभारत कालीन एक जगह है जिसको हमारा दोबारा से सरकार के द्वारा उसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है इसमें, क्योंकि हस्तिनापुर गंगा के किनारे का शहर है और यहाँ पर एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट है जहाँ पर ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ गंगा के किनारे बहुत सारे देश विदेश से पक्षियों का भी आवागमन होता है। और ये वहाँ पर मैं सही मायने में वहाँ पर प्रकृति भी है और हमारा एक ऐतिहासिक नगरी भी है, उसको विकसित करने का जो कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे युवा लोगों को भी उसको अपनी संस्कृति को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। और वहाँ पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा, जो सारी चीज़ें प्रकृति की साथ साथ नेचर को विकसित किया जा रहा है। वहाँ पे अपनी जो हमारी प्रकृति संस्कृति है उसको विकसित किया जा रहा है। एक सराहनीय कदम है सरकार का। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिफेंस एक्सपो लखनऊ की तैयारियां आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले रिहर्सल प्रतिदिन सुबह 10 बजे से किए जा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट और बंकर बनाए गए हैं जिसमें जाकर लोग ये देख सकेंगे कि सेना किस तरह काम करती है। भारत में बने आधुनिक तकनीक से युक्त सामरिक हथियारों की प्रदर्शनी भी सज कर तैयार हो गई है, जिसे दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि आकर देखेंगे।
यहां भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी तरफ से एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है जिसके अंदर BMP Mark II और पैराफ्रेजरिंग और कुछ स्टैचू और कट आउट लगाए गए हैं और इसके अलावा कमांड पोस्ट बनाई गई है और इसके अलावा एक टैंक है T-90। तो ये डिफेंस एक्सपो की तैयारी चल रही है जो 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक लखनऊ में हो रहा है। इसमें अभी हम तैयारियां कर रहे हैं, धीरे धीरे 3 या 4 तारीख तक ये तैयारियां हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने दिल्ली में प्रदूषण के चलते पिछले 5 साल में हुई मौतों के लिए केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस ने वादा किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद कांग्रेस बजट का 25% हिस्सा प्रदूषण को नियंत्रण करने पर खर्च करेगी। वहीं 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा भी किया गया है। 300 से 400 यूनिट तक 50%, 400 से 500 यूनिट तक 30% और 500 से 600 यूनिट तक 25% सब्सिडी दी जाएगी। कांग्रेस ने आप सरकार पर बिजली के मामले में बड़ा घोटाला करने का भी आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने स्नातक और स्नातकोत्तर के बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपये और 7,000 रुपये प्रति महीने भत्ता देने की घोषणा की है। जो स्कूल कॉलेजेस और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है उनकी शिक्षा PhD तक कांग्रेस पार्टी फ्री करने की घोषणा करती है। दिल्ली में 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। समाजवादी पार्टी के नेता और विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की रविवार सुबह अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक रंजीत सुबह सैर के लिए निकले थे, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पारिवारिक रंजिश का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस सभी कोणों से मामले की जांच कर रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा ने बताया कि रविवार को सुबह बर्लिंगटन चौराहे के पास अज्ञात ने पहले छीना झपटी की कोशिश की, उसके बाद उसने रंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी। कि वे अपने मौसेरे भाई के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए थे और ये परिवर्तन चौक से आगे जा रहे थे। OCR बिल्डिंग से निकले थे और आगे जाते समय इनके पीछे से इस व्यक्ति ने इन्हें रोका। वो शाल ओढ़ा हुआ था, इनके पिस्टल लगाई और इन दोनों से मोबाइल फ़ोन स्नैच किया और इसी स्कफलिंग में उसने गोली चलाई। गोली रंजीत बच्चन को लगी और वे वहीं मौके पर गिर गए और आदित्य श्रीवास्तव के बाएं हाथ में गोली लगकर निकली है बाहर और वो घायल अवस्था में थे। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि ये रंजीत बच्चन और इनकी पत्नी श्रीमती कालिंदी शर्मा बच्चन ये OCR बिल्डिंग में रहते हैं। 2002 से 9 के बीच में इन्होंने पूरे भारत में जो साइकिल यात्राएं निकाली गई थी, भारत यात्रा की गई थी सपा की तरफ से, उसमें ये शामिल थे और पत्नी के अनुसार इन्हें इस कार्यक्रम में अच्छे कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। अब ये भी जानकारी मिली है कि बाद में इन्होंने एक विश्व हिंदू महासभा के नाम से संगठन बनाया और ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस समय ये उस OCR अपार्टमेंट में रह रहे हैं जो इन्हें उस समय ही आवंटित कर दिया गया था जब इन्होंने भारत यात्रा की थी। फिलहाल ये भी जानकारी में आया है कि पति पत्नी के बीच में कुछ पारिवारिक विवाद भी है और गोरखपुर में इस संबंध में संभवतः कोई मुकदमा भी कायम है। इस लाइन को भी देखा जा रहा है। इनसे जो लूट की घटना आदित्य श्रीवास्तव ने बताई है उस घटना पे हमारी कड़ी नज़र है। फिलहाल CCTV फुटेज तलाशे जा रहे हैं। सभी लोगों के उनके जो बैकग्राउंड्स हैं वो देखे जा रहे हैं। उनके विवादों पर नज़र रखी जा रही है
और सिविल पुलिस क्राइम ब्रांच की 8 टीमें इस समय लगातार इस पर काम कर रही हैं, जो विभिन्न एंगल्स पे काम कर रही हैं। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में बरेली दातागंज रोड के भटौली गांव के पास देर रात एक अज्ञात वाहन ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तेज गति से जा रही कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये सभी लोग दातागंज कोतवाली क्षेत्र के समरेर के रहने वाले थे। टक्कर के बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया। दातागंज बरेली रोड पर एक मारुति कार और अज्ञात वाहन में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पर 2 आदमी की मृत्यु हो गई तथा अस्पताल में 2 की और हो गई। इस तरह कुल 4 आदमी की मृत्यु हुई है, शेष 4 आदमी घायल। क्या मामला था, रुदेली के और समड़ेर के बीच में एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग मर गए, 2 लोग घायल हो गए। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने केरल के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों को खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया है। डीआईजी कानपुर नगर अनंत देव तिवारी के अनुसार पिछले दिनों कानपुर में CAA के विरोध के नाम पर धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। घटना में शांति भंग की गई थी, आगजनी, पथराव और फायरिंग की गई। 3 लोगों की मौत हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इन सब घटनाओं में साजिश करने में PFI की भूमिका सामने आने पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उल्लंघन किया गया, शांति भंग की गई, कानून व्यवस्था की स्थिति की गई, पथराव किया गया, आगजनी की गई। इन सब घटनाओं फायरिंग की गई, 3 लोग की मौत हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इन सब में जो षड्यंत्र की भूमिका में विभिन्न प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम करके यहाँ पर लोगों को भटकाने में भड़काने में PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आई है, जिसके 5 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और भी उनसे पूछताछ के आधार पर यहाँ पर जो पहले से नेटवर्क PFI का रह रहा था, जो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर हालात खराब करने में, तनाव उत्पन्न करने में, कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न करने कराने में किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमिका थी, उन सबका अनावरण किया जा रहा है। उन सब के बारे में छानबीन की जा रही है। आगे और भी इनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। धन्यवाद। वाराणसी में सरस्वती पूजा के बाद लोग प्रतिमा विसर्जन मां गंगा में किया करते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देशों के अनुसार अब प्रतिमाओं का विसर्जन तालाबों और कुंडों में किया जाता है। इस वर्ष सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन शहर के मध्य स्थित मैदागिन तथा अन्य कुंडों में किया गया। लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मां सरस्वती की आरती उतारकर मैदागिन कुंड में प्रतिमाओं को विसर्जित किया। इस अवसर पर लोग हर्ष उल्लास के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते और झूमते हुए नजर आए। आजमगढ़ वन स्टॉप सेंटर का शिलान्यास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बधाई हो आपको बिटिया हुई है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महिला और बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह ने DAV स्थित सेंटर में किया। इस वन स्टॉप सेंटर में एक ही छत के नीचे एसिड अटैक, रेप और सामाजिक उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को चिकित्सा और काउंसलिंग की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। स्वाति सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम बेटियों को सशक्त बनाने का कार्यक्रम है। उन्होंने इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान की भी निंदा की। कार्यक्रम में आई हूँ वो बेटियों को ही सशक्त बनाने का कार्यक्रम है और ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जिस देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम को चलाते हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में एक भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसे हम ये कह पाएं कि वो सक्षम नहीं है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ लोग ये कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं। तो जिन लोगों की सोच ऐसी है, शायद मुझे लगता है वो कुछ भी कहने के लायक नहीं है। जनपद हापुड़ में 300 वर्ष पुरानी श्री दरगाह बाबा की प्राचीन समाधि पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देते हुए बसंत पंचमी पर लगने वाले विशाल मेले का समापन हो गया है। बताया जाता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भक्तों की मनोकामना यहां पूर्ण होती है।
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड से पहुंचने वाले श्रद्धालु समाधि पर चादर और गुड़ चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरा होने का वर मांगते हैं। 300 वर्ष प्राचीन इस समाधि पर हर वर्ष बसंत पंचमी पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई राज्यों के भक्त दरगाह पर आते हैं। आसपास के लोग भी इस मेले में बड़ी संख्या में शिरकत करते हैं। बसंत पंचमी का भली भांति अच्छी प्रकार से मेला भरता है और बाबा जी की बड़ी कृपा है। सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और मत्था टेकते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। उचित बताया जाता है कि यह मंदिर एक ही रात का बना हुआ है और बाबा दरगाही साहब ने इसमें समाधि ली थी और जब से ये मेला लगा हुआ आ रहा है। हम दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी श्रद्धा माने, उनकी श्रद्धा भी पूरी होती है। जब श्रद्धा पूरी होती है तो अगली बार खुशी मनाते हुए आते हैं और उनकी श्रद्धा जरूर पूरी होती है। हमने खूब देखा है कि उनकी श्रद्धा पूरी होती है। मान्यता ये है कि उनका शरीर किसने दफनाया नहीं, किसने जलाया नहीं, वो बैठे बैठे अलोप हो गए। तो तभी से ये मान्यता है कि ये बाबा जिनकी समाधि है सिद्ध बाबा हैं, चेतन समाधि है और ये कभी भी प्रकट हो सकते हैं। थल सेना भर्ती 2020 फतेहपुर जिले के पीएसी ग्राउंड में 2 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। इस सेना भर्ती में यूपी के फतेहपुर सहित 13 जिलों के 93,327 युवा अपनी किस्मत और जुनून का इम्तिहान देंगे। इसके लिए सेना के अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन ने भर्ती के संबंधित तैयारियों की पूरी रूपरेखा तय कर ली है। पानी, टॉयलेट, एम्बुलेंस, चिकित्सा की टीम, फायर ब्रिगेड, वैन, सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्था की गई है। इससे अन्य बाहरी जिलों से आ रहे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो। सेना भर्ती निदेशक कर्नल आशुतोष ने बताया कि जनपद फतेहपुर में सेना भर्ती 2 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगी। सेना की ऑनलाइन पोर्टल में 16 जनवरी तक कराए गए रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी सेना भर्ती के एंट्रेंस के लिए अनुमन्य होंगे। पीएसी ग्राउंड में विशेष रूप से अभ्यर्थियों के लिए पेयजल, शौचालय की व्यवस्था और रुकने के लिए रैन बसेरा भी बनाया गया है। गोंडा जिले के अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और रास्तों में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जो अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाते उनके प्रस्थान के लिए अतिरिक्त बसें भी लगाई गई हैं। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज जीत ली है। न्यूजीलैंड के साथ अपने आखिरी मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और जीत के लिए 164 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में न्यूजीलैंड ने रोमांचक मुकाबले में 9 विकेट गंवाकर कुल 156 रन बनाए। इस तरह भारत ने न्यूजीलैंड को 7 रन से शिकस्त दी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के 54वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए आयोग के पूर्व अध्यक्ष PL पूनिया ने कहा कि संगठन चलाना और उसके माध्यम से लोगों को जोड़ना कठिन काम है, जिसे ये संगठन बखूबी कर रहा है। आरक्षण समाप्त करने के मुद्दे पर भी संगठन ने लंबा संघर्ष किया है। भले ही उसका आदेश न्यायालय से आया हो, लेकिन परिस्थितियों से लोगों को अवगत कराने में संगठन ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। 53 साल से बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि जो सबसे पुराने संगठनों में से एक है और बहुत महत्वपूर्ण काम भी किए हैं और मुझे जानकारी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से कि बहुत आपने काम किया, संघर्ष किया है और जो रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन जो खत्म किया था सरकार ने, अच्छा और जो डिवोशन लोगों के हुए, बड़े लार्ज स्केल पे डिवोशन हुए, उसमें भी आपने काफी बढ़ चढ़ के आगे बैठी सिस्टर बैठी अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन में आपने भाग लिया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान से 321 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान पहुंचा नई दिल्ली। इसमें उत्तर प्रदेश के 53 लोग शामिल। आयुष्मान योजना में छूटे लाभार्थियों को प्रदेश में मिलेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ। मेलों के माध्यम से बनाए जाएंगे गोल्डन कार्ड, मिलेगी 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकले हिंदूवादी नेता रंजीत बच्चन की गोली मारकर कर दी गई हत्या।
हत्या के कारणों का नहीं चला है पता। चौकी प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज जीती। अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 रन से हराया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।